तो स्टूडेंट्स चलिए आज समझते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या बोलता है और इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या क्वालिफिकेशंस है, कौन व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्शन लड़ सकता है और इनको किस सिस्टम के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। जैसे हम आपको बताए थे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा उनका जो इलेक्शन होता है, कुछ सिमिलर इसमें भी उसी तरह का काम करता है। और कुछ देखेंगे, थोड़ा कंपेयर करेंगे कि अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे हमारा इंडियन वाइस प्रेसिडेंट किस तरह अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो आप कह सकते हैं 63 है, जो से आर्टिकल 63 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63 है वो डिस्कस करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, इस वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया ही क्यों गया, तो देखिए बात ऐसा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़कर भी वहाँ से कंपाइल करके चीज़ें, बहुत सारी चीज़ और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट लिया गया और वहाँ से एक अपने हिसाब का ढांचा तैयार करके और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो हमारे फाउंडिंग फादर ने ऐसा बनाया। तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट वाला जो चीज़ थी तो इसको कॉपी किया वहाँ से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कॉपी करने का एक मतलब था कि जिस तरह अमेरिका में हाउस ऑफ कॉमन्स है और सेनेट है, उसी तरह यहाँ भी एक लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा को तो प्रिसाइड करता है हमारे स्पीकर साहब, तो और राज्यसभा को कौन करेगा, तो राज्यसभा को प्रिसाइड करने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब को क्या बोलता है, उनको एक्स ऑफिशियो पर्सन बोलता है। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे राज्यसभा का एक एक्स ऑफिशियो पर्सन होता है, यानी प्रिसाइड करते हैं। यानी राज्यसभा का आप कह सकते हैं कि जैसे जो काम होता है और जो एक बड़ी सी चेयर लगी रहती है ना ऊपर से, और नीचे सारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं और ऊपर जो सारा सेशन का काम, मतलब हाउस का काम पूरा संभालते हैं, सही से करते हैं, जैसे स्पीकर होता है लोकसभा में, उसी तरह हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी चेयरमैन के तौर पे काम करता है हमारे राज्यसभा में। ठीक है, इतना समझे। तो देखिए आर्टिकल 63 डिस्कस करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हम आपको बताएं क्यों बनाया गया, ताकि हमारा जो राज्यसभा है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक मिल जाए और अच्छा तरीके से काम करे। 2 हाउस क्यों बनाया गया, ताकि कोई ऐसा बिल बने, मतलब कोई कानून बने, तो जब 2 हाउस से पास होता है ना तो चीज़ें अच्छे से डिस्कस होता है। जब कानून, अब जैसे एक आदमी कोई भी चीज़ करता है तो क्या होता है, गलत होने का संभावना बढ़ जाता है ना। लेकिन जब वही काम एक से ज़्यादा पर्सन करता है तो जो बार बार गलतियाँ होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि किसी को कुछ गलती देखा, किसी को कुछ गलती नहीं देखने को मिलता है, तो उसके वजह से वो प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व हो जाता है जब एक से दूसरे लेवल पे भी आप चेक्स बैलेंस लगाते हैं। तो इसलिए हमारे इंडिया में भी 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा को तो स्पीकर प्रिसाइड करते हैं और राज्यसभा को हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 63 आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट का आप कह सकते हैं कि किस तरह वाइस प्रेसिडेंट 63 हमारा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है जी, चलिए अब आप एक और चीज़ नोट कीजिए कि जैसे प्रेसिडेंस के हिसाब से, वरीयता क्रम के हिसाब से आप देखिएगा तो सबसे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट
और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और जितने भी काउंसिल मिनिस्टर्स और जितने भी मिनिस्टर्स हैं और आगे जो ऑफिसेस हैं सेंटर में वो सारे एक बाद एक आते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट और दूसरे नंबर पे जो ऑफिस आता है प्रेसिडेंस के हिसाब से वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का ही आता है। ठीक है, और चलिए हम समझते हैं कि एक व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट, कौन व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, और जब वो क्वालिफिकेशन पूरा कर देगा तो फिर हम ये भी समझ लेंगे कि उनका इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए आर्टिकल 63 ये तो डिस्कस करता है, हम आपको बताएं। और क्वालिफिकेशंस क्या होता है ये देखिए, क्वालिफिकेशंस कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं लिखा गया, चेक कर लीजिएगा। देखिए क्वालिफिकेशंस, ठीक है। देखिए क्या होता है क्वालिफिकेशन। पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी इंडियन सिटीजन होना चाहिए फर्स्ट। यानी कोई व्यक्ति अगर वाइस प्रेसिडेंट बनने की इच्छा करता है तो उनको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, है ना। अगर इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनना है और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना है तो उसको इंडियन सिटीज़न होना पड़ेगा। अब कोई विदेशी चाहे कि हम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़कर वाइस प्रेसिडेंट बने तो ये नहीं हो सकता। जितने भी हमारे ऑफिस हैं, जो पब्लिक ऑफिस हैं, उसके लिए कम से कम आपको इंडियन सिटीज़न तो होना ही चाहिए। तो यहाँ भी इंडियन सिटीज़न है ना, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए पहला। दूसरा आप कहिएगा कि 35 वर्ष कम से कम उनका उम्र होना चाहिए। 35 वर्ष इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंस के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, तो क्योंकि वरीयता क्रम और उनके हाईनेस के देख के, ऑफिस का हाईनेस के देख के, और एक जैसे जैसे आप कह सकते हैं ना कि एक जब उम्र आती है तो मैच्योरिटी आती है, आदमी को समझ आती है ना, और चीज़ें और क्लियर होता है समय के हिसाब से। ये बात सही भी है कि जब चीज़ें समय के हिसाब से डेवलप होता है तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि 35 साल का जब व्यक्ति कोई 35 साल का हो जाए तो वो आराम से क्वालिफाई करता है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्शन लड़ने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है। तीसरा आप कह सकते हैं कि उनके पास कम से कम उनको इतना काबिलियत होना चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा का जो हमारा राज्यसभा है उसका मेंबर बन सके, है ना। मतलब एज अ मेंबर के रूप में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज का व्यक्ति उसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो हमारे एमएलएज होते हैं उनको सपोर्ट करके राज्यसभा का मेंबर बना सके। मतलब उनके पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए, इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कम से कम। अब भाई इतना तो होना नहीं चाहिए कि यार अब जैसे मैं मुंह उठा के चला जाऊं और बोलूं कि मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मेरे को कौन जानता है यार, कौन मेरे को वोट देगा बताओ। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या होता है, या कोई भी व्यक्ति जिसको सपोर्ट करना चाहिए, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है जैसे एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए, ये लोग जब सपोर्ट करता है किसी को तभी वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में या राज्यसभा के मेंबर के रूप में ये सब इलेक्ट होते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता है। अब जिस व्यक्ति को मान लीजिए कि राज्यसभा का मेंबर बनने की काबिलियत नहीं है, या मान लीजिए कि वो हमारे लोकसभा के मेंबर है या लेजिस्लेटिव असेंबलीज का विधानसभा का मेंबर है ना, और उनके पास इतना दम है कि 40-50 एमएलएज उनको आराम से सपोर्ट कर सकता है। जैसे आगे आप समझिएगा कि जब इलेक्शन लड़ता है ना कोई व्यक्ति एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो कम से कम 20 व्यक्ति
प्रोपोजर होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट, उसको 20 व्यक्ति प्रपोज करेगा उनके नाम को। मतलब बोलेगा कि मैं इस व्यक्ति को, इस ए पर्सन को मैं चाहता हूँ कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखना चाहता हूँ। 20 व्यक्ति प्रपोज करेगा और 20 व्यक्ति कम से कम सेकेंड करेगा। मतलब कम से कम 20% उसको सेकेंडर होना चाहिए। मतलब सेकेंडर का मतलब क्या हुआ कि 20 व्यक्ति तो बोलेगा कि मैं इनका नाम प्रपोज कर रहा हूँ नॉमिनेशन पेपर पे कि इनको मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इनको कैंडिडेट के रूप में मैं खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। और 20 व्यक्ति उनको सेकेंडर यानी सपोर्ट, अपना सिग्नेचर करके सपोर्ट दिखाएगा कि हाँ हम 20 लोग भी इनको साथ देंगे, इनको इलेक्शन में जीतने के लिए इनको हम वोट डालेंगे, समझे। तो कम से कम मतलब आपको इतना लोग तो जाने कि आप राज्यसभा का मेंबर आराम से बन सकते हैं, या आपके पास इतना कैपेबिलिटीज़ तो होना ही चाहिए कि आप वाइस प्रेसिडेंट ऐसा ही बन जाइएगा, है ना। तो एक बात है, ठीक है, आप समझ गए पक्का। चलिए कि अब दूसरा आप बोल सकते हैं कि एक और चीज़ है, तीसरा पता है 4 नंबर में कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब हुआ कि आप कोई ऐसा बिजनेस ना करता हो किसी, जैसे कि मान लीजिए कि आप राज्यसभा का मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, या आप लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंबर है, और वहाँ पे कोई बोलता है ना कि जैसे स्कैम कैसे हो जाता है, जैसे जो हमारे जितने भी एमएलएज और एमपीज होते हैं उन पे फ्रॉडगिरी का केस क्यों लगता है, वो चुपके से क्या करते हैं, दूसरे के नाम पे कंपनी बनवा के और इलीगल तरीके से क्या करते हैं कि मार्केट में अपना गुड्स और सर्विसेज का काम करते हैं, यानी प्रॉफिट कमाने का काम करते हैं। तो आप कुछ ऐसा ऑफिस न रखें, क्योंकि पब्लिक ऑफिस के लिए यहाँ पे प्रॉफिट मैटर नहीं करता है। पब्लिक ऑफिस में व्यक्ति क्यों आता है, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं, मकसद यही होगा कि हम जाकर सेवा करेंगे, इसलिए नहीं कि मैं जाकर बिजनेस खड़ा करूँगा, प्रॉफिट कमाऊँगा है ना, सॉरी। कि पब्लिक ऑफिस में आने का सिंपल एक मतलब होता है कि हम देश के जो जनता है उनको हम सेवा देंगे, हम अब सेवा करेंगे और इस देश को एक लेवल पे, एक ऊंचाई पे ले जाएंगे। इसलिए नहीं कि हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमारे बिजनेसमैन हैं। तो आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। जब ये चारों चीज़ पे आप खरा उतरते हैं तो आप एज अ कैंडिडेट आप एक बोल सकते हैं कि लिटमस टेस्ट आपका फुलफिल हुआ, आप आराम से वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसका मतलब है कि जैसे आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप किसी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं ले सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कोई प्रोजेक्ट है यूनियन गवर्नमेंट का, कोई डैम बनाने का या कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट, वो आप होल्ड नहीं कर सकते, आप नहीं ले सकते हैं। जब आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। या कोई स्टेट गवर्नमेंट का है इसी तरह का कोई काम, तो उसको भी आप नहीं ले सकते। या कोई लोकल अथॉरिटी है ना, या कोई पब्लिक अथॉरिटी है, वो सारे जितने भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला काम होगा उसमें आप इंडल्ज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी है, सिटीजन 35 वर्ष और राज्यसभा के मेंबर बनने का काबिलियत होना चाहिए। इतना आप पे भरोसा हो लोगों को, इतना आपको लोग जानना चाहिए कि आपको राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं, तो आप आराम से एलिजिबल हैं, ठीक है।
चलिए एलिजिबिलिटी तो हम देख लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे हम आपको बताए हैं कि जब ये तो एलिजिबिलिटी हो गया है ना। अब एक चीज़ आपको हम बताते हैं, जैसे बताए हैं ना कि आपको जब आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, 1 मिनट, जब आप इनका इलेक्शन के लिए खड़ा होते हैं, अरे क्या हो गया भाई, जब इलेक्शन के लिए खड़ा होते हैं आप, तो क्या होता है कि आपको कम से कम पहला 20 लोग आपको प्रपोज करें, है ना। प्रपोजर होना चाहिए आपका 20 लोग, जो 20 लोग इलेक्ट करेगा वो आपको प्रपोज करेगा, और फिर 20 लोग आपको सेकेंडर्स भी होना चाहिए, है ना। तभी आप इस इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, यानी 20-20-40 लोग आपको चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 50 लोग प्रपोजर होना चाहिए और 50 लोग सेकेंडर्स होना चाहिए। 50 को इलेक्टर यानी 50 को व्यक्ति आपको प्रपोज करे कि मैं इस व्यक्ति को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहता हूँ, इलेक्ट होकर देखना चाहता हूँ कि ये प्रेसिडेंट व्यक्ति बने, यानी मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति प्रेसिडेंट बने। और 50 लोग उस पर सिग्नेचर करके बोले, अपना कंसेंट दे कि हाँ मैं भी सपोर्ट करूँगा इनको, ठीक है। यानी आप 100 लोगों से हाँ अपने दम पे या अपने जिस भी चीज़ पे बोल सकते हैं कि आप कहवाने की, आप बोल सकते हैं कि कहवा सकते हैं, इतना आपको काबिलियत होना चाहिए। यहाँ पे 40 लोग आपको होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशंस क्या है ये हम आपको बताएं, ठीक है। और एक छोटा सा है कि 15,000 रुपये आपको RBI में डिपॉजिट करना पड़ता है ना। अब हार गए तो ये 15,000 गया आपका, है ना। अब देखिए 1 मिनट, अब हम आपको समझा दिए कि क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। एक प्रेसिडेंट को इलेक्शन लड़ने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, है ना। और क्वालिफ़िकेशंस आप किस तरह पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं इलेक्शन कि इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। देखिए अब इलेक्शन कुछ नहीं है, इलेक्शन में बहुत सिंपल होता है। पहला आप याद रखिए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रेसिडेंट में हम लोग वहाँ पे पढ़े थे और सीखे थे भी, वहाँ भी हम ये सारी चीज़ डिस्कस किए थे, बट फिर भी अभी डिस्कस करते हैं, टेंशन मत लीजिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। देखिए डायरेक्ट मतलब जब हम लोग किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे जब लोकसभा का इलेक्शन होता है या विधानसभा का इलेक्शन होता है, जैसे प्रधानमंत्री का और चीफ मिनिस्टर वाला जब इलेक्शन होता है, और सिंपल भाषा में बोले तो वहाँ पे हम लोग जैसे जाते हैं ना वोट देने, हमारे जैसे आपके जैसे व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, जितने भी एडल्ट हैं, वो सभी वोट देने जाता है, तो वो सारे इलेक्शंस डायरेक्ट बोला जाता है, ठीक है। आज जिसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते हैं वोट देने, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो हम लोग वोट नहीं देने जाते हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, पार्लियामेंट हाउस का जो मेंबर्स होता है, वही व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना। एक मेरा चिंता बनता हुआ जा रहा है दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, कि यार सच में जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरा आशा है, मैं इस आशा पे चल रहा हूँ कि आपको मेरा ये समझाया हुआ चीज़ें समझ में आ रहा होगा। प्रभु की कृपा हो और देवी मैया की। चलिए
तो इनडायरेक्ट आपको समझा है कि जब हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। और जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट, है ना, सीक्रेट बैलेट। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है, जितने भी कैंडिडेट होता है उसमें क्या होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। अब थोड़ा हम आपको, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का जब टॉपिक हम लोग पढ़े हुए थे तो उस समय बहुत डिटेल में समझाए थे, लेकिन फिर भी चलिए समझते हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। यानी अब इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा जो इलेक्शन होता है, इस प्रोसेस के द्वारा जो होता है, इसको कंडक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो हमारे पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर जो, यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, वो दोनों आदमी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और वहाँ भी वो लोग पार्टिसिपेट करता है। क्या बोल रहे हैं, कन्फ्यूज ना हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्टेड, है ना, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, जो हमारे पार्लियामेंट में जो दो हाउस है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक है। एक राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा जो हमारा पार्लियामेंट का दो हाउस है उसमें का इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड व्यक्ति हो, ये सब व्यक्ति हमारा इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल रखिए, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है। और ये इलेक्टोरल कॉलेज किसका है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, वहाँ पे इलेक्टेड, सिर्फ इलेक्टेड व्यक्ति ही क्या बोलता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को खांसी हो गया है और गला सूख जा रहा है बार बार, समझे, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, बट मैनेज कीजिए। मेरे अंदर अभी वो एनर्जी है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रेसिडेंट वाली चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट पे आते हैं और सिंपल सा डिफरेंस समझिए। पार्लियामेंट के मेंबर वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है, ठीक है। क्या बोले हम, पार्लियामेंट का मेंबर यानी राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसका पार्ट होता है। जय श्री राम, ख़त्म, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है इसको आप लोग देख लीजिएगा, वो टॉपिक ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर आपके यूट्यूब पे है, देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे नॉमिनेटर और इलेक्टेड जो व्यक्ति होता है सिर्फ वही वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा क्या करता है कि वोट दिया जाता है। यानी हर कैंडिडेट को एक प्रोपोर्शन कि
प्रेफरेंस देता है। जैसे एक बैलेट पेपर हुआ, ठीक है, इस पे अब मान लीजिए कि ABC 3 व्यक्ति कैंडिडेट है, ठीक है। अब जो हमारा वोटर होगा ना, जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होगा, जो इलेक्टर होगा वो क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा कि इसको 1 नंबर पे, इसको 2 नंबर पे, इसके 3 नंबर पे, या इसको 2 नंबर पे, इसके 3 नंबर पे, इसको 1 नंबर पे, कैसे किसको मैं रखना चाहता हूँ प्रेफरेंस के हिसाब से, उस तरह से ये इलेक्शन कंडक्ट होता है। और आपको और क्लियर समझना है तो हम प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, तो अब जाकर देख लीजिएगा कि, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग उलझ जाएंगे, है ना। अगर नहीं समझ में आएंगी तो फिर हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग यहीं पे चलते हैं। आप सिंपल याद रखिए कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है और उसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, उसके द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट होता है। यहाँ पे प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग पड़ता है, और जिस व्यक्ति को सीक्रेट बैलेट होता है, और फिर जिस व्यक्ति को सबसे एक कोटा बनाया जाता है, जो व्यक्ति उस कोटा को पास कर जाता है वो व्यक्ति इलेक्ट हो जाता है। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है इसको बहुत डिटेल में, लगभग आधे घंटा का क्लास आपका यूट्यूब पे है, तो आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। सीक्रेट बैलेट का मतलब हुआ कि किसका वोट किसको गया वो नहीं पता चलता है इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, ठीक है। अब डिफर कैसे करता है हम बताए हैं आपको कि यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पे नॉमिनेटेड व्यक्ति ही क्या करता है, पार्टिसिपेट, नॉमिनेटेड व्यक्ति प्लस इलेक्टेड व्यक्ति दोनों ही पार्टिसिपेट करता है इस इलेक्टोरल कॉलेज में, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें। ये हम लोग समझ लिए, है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा आगे, अब क्या चीज़ें हैं बच गया आपको समझाना। बस 1 मिनट दीजिए मेरे को, 1 सेकंड। जो मैं सारे टॉपिक्स बना रखा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना, ये सारे पॉइंट्स, तो इसको थोड़ा हम देखते हैं कहाँ तक आपको समझा दिए हैं। हाँ, ये भी हम आपको समझा ही दिए हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में, राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रूप में काम करता है, बस उनका सिर्फ एक ही काम है, और कोई काम रहता है नहीं। और जब कोई जो कम इम्पोर्टेंस का जो मीटिंग होता है सरकार का, उस मीटिंग में बोलता है जाओ भाई कर के आओ, है ना, किसी को मिलना है, किसी से कुछ करना है, कोई उद्घाटन करवाना है ना, सरकार को लगता है कि चलो तुम ही कर लो, तो भेज देते हैं उनको, तुम ही चल जाओ। मतलब उतना ऑफिस इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, वाइस प्रेसिडेंट उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। बाकी चीज़ें क्या है वो तो आपको पता ही है, वही करते हैं, है ना। चलिए, जो इलेक्शंस होगा, ये जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस इलेक्शंस को लेके सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो इसमें जो इस इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे उसको सुनने का हक सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो फाइनल होगा, उसको फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं दूसरे कोर्ट में जाकर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर केस करता है सुप्रीम कोर्ट में, और बोलता है कि इलेक्शन सही से नहीं हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ है, तो न्याय मिलना चाहिए, है ना। जज के पास क्यों जाता है व्यक्ति, या कोर्ट में क्यों जाता है, बोलता है कि मुझे न्याय चाहिए, है ना, माय लॉर्ड न्याय कीजिए। तो माय लॉर्ड बोलेंगे, वो चेक करेंगे सारी चीज़ सही है या गलत है। अगर गलत हुआ, सही है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर गलत हुआ तो जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको रद्द करेंगे, और
और क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन रद्द करेंगे तो जो व्यक्ति एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम किया है अभी तक, उस दिन तक जिस दिन उस इलेक्शन को रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट, तो उस दिन तक जितने काम किए हैं वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, वो सभी काम एग्जिस्ट करेंगे यानी रहेंगे। उनका वाइस प्रेसिडेंट जब वो हट भी जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस छोड़ भी देगा वो व्यक्ति, फिर भी वो काम किया हुआ रहेगा, देश में काम वो चलता रहेगा। ठीक है, उस दिन तक, जिस दिन जजमेंट आया उस दिन तक जितना काम कर दिए हैं उसके पीछे से वो सारा काम एग्जिस्ट करेगा, रहेगा देश में। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति खारिज तो उनका काम भी खारिज, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और कोई व्यक्ति ये भी नहीं बोल सकता है कि किसी भी इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी रह गया, मतलब कोई मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किया या वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे किसी स्टेट से राज्यसभा का मेंबर अभी नहीं चुना गया है, तो क्या इस ग्राउंड पे कि उस स्टेट्स है वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबलीज राज्यसभा के मेंबर को चुनकर अभी नहीं भेजे हैं राज्यसभा में, तो जो वैकेंसी है उसके ग्राउंड पे वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसे चैलेंज किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है ना। आप आप बोल सकते हैं इस जो चीज़ है इसके हिसाब से और इसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेकर नहीं जा सकते, है ना, इस ग्राउंड पे। ठीक है, चलिए। और क्या है? कुछ नहीं है, चलिए, है ना, ये हम आपको बता दिए हैं, बस इतना ही है। और कुछ और अफर्मेशन से ही वाली चीज़ें हैं। मैं सोच रहा हूँ ना कि नहीं होता है ना तो क्लास यहीं तक रहने देते हैं, लेंदी हो जाएगा, प्लस में मेरा गला भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो बोलने में दिक्कत हो रही है ना, तो नहीं होगा। तो जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इसको हम अगले क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, है ना, क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रहा है, बार बार गला फंस रहा है, तो इसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगी आप लोगों को। ठीक है, तो जितना समझाएं, ज़्यादा कुछ तो नहीं समझाएं, बट फिर भी क्वालिफिकेशन समझाएं, आपको इलेक्शन का प्रोसेस समझाया है, क्यों बनाया गया यही समझाया है। बाकी मिलते हैं फिर, जब मेरा गला ठीक हो जाता है तो मिलते हैं आपसे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।